नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुआ, जहां 602 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रदेश में सभी 11,697 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा और 65.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि मतदान होने के बाद अब कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें राज्य की विधानसभा सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी नजर आ रही हैं। ऐसी 29 विधानसभा सीटें हैं जो कि त्रिकोणीय मुकाबले में इस समय फंसी हैं, जबकि एक सीट पर मुकाबला चतुष्कोणीय बन रहा है, यानी 40 सीटों पर प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर होगी। मतलब अगर सीधे लफ्जों में कहें तो मुकाबले के बजाय जो सीटें विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबले में फंसी हैं, उनमें से जो भी दल 20 से ज्यादा सीटें जीत कर ले जाएगा, उसके हाथ में सत्ता की चाबी लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बीजेपी और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर निर्दलियों के साथ ही आम आदमी पार्टी, यूकेडी और बसपा के हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बागी ही उनकी राह में रुकावट बने हुए हैं। हालांकि सत्ता का सुल्तान कौन बनेगा या सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन सियासी दलों को बागियों से नुकसान होना तय है। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ मतदान हुआ और अच्छा मतदान हुआ है। और जो 65% मतदान हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। हमारी सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत और जनता परिवर्तन के अभियान का नेतृत्व कर रही है। हम तो निमित्त मात्र हैं और हम तो एक उसमें एक भागीदार हैं, मगर जनता स्वयं नेतृत्व कर रही है और भाजपा तो गई। और इस बार का वोट जो है उम्मीद और बदलाव के नाम पर जनता ने अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए दिया है। आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में रही है, लेकिन 10 और 12 सीटों में आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस से आगे रही है। 10 मार्च को आने वाले नतीजे अप्रत्याशित होंगे और जनता का जो भी जनादेश होगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस बार एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और उत्तराखंड क्रांति दल पूरी शिद्दत के साथ अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ा है और जनता का एक भरपूर सहयोग उसे मिला है, एक भरपूर समर्थन उसे मिला है, जनता का प्यार उसे मिला है और जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और जनता उसके मुद्दों को समझ रही है और राष्ट्रीय दलों के इस बार बहकाव में नहीं आएगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता ने अपना आशीर्वाद उत्तराखंड क्रांति दल को दिया है, जिससे हमारे प्रत्याशियों को अच्छी वोट, अच्छा प्रदर्शन और जनता का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। ये हम क्योंकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और जब नतीजे आएंगे तो अच्छे आएंगे और समाजवादी पार्टी अच्छा करेगी। अच्छा किया है, अच्छा प्रचार हुआ है। उम्मीद है 2 सीटें निकलेंगी समाजवादी पार्टी की और अन्य सीटों पे वोट परसेंट। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजेंद्र शाह प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के और संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा डोरा जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए, 30 विधानसभा सीटें मैम इस वक्त ऐसी है जहां पर सत्ता की चाबी अलग अलग तरीके से मुकाबले में फंसी हुई है। इन सब के इतर लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गुप्ता साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या ऐसा मान लिया जाए मतदान होते ही आपकी पार्टी में घमासान शुरू हो गया? देखिए, जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं और इसको इग्नोर कर देना चाहिए। बाकी उनके आरोप करे, उन्होंने कुछ भी अभी भी उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करा कि ऐसा करा, कि कोई सबूत दे देते किसी चीज का।
ये उनको अलग बात है कि उनको नहीं संतुष्टि हुई अपने अध्यक्ष जी से। तो ये सब वो तो कह रहे हैं कि मुझे हराने और बीएसपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मदन कौशिक ने इस बार कोशिश की है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो साबित कर दे। जब इतनी बड़ी बात किसी इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष के लिए, विश्व के सबसे बड़ा संगठन, उसमें इतने बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में अगर वो ऐसी बातें करे तो उनको 100 बार सोचना चाहिए। ये बात यानी कहने कि से ये सीट तो आपके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लग रहा है संजय गुप्ता खुद ही हार मान चुके हैं। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार रहे हैं तो फिर दूसरों के ऊपर ठीक रहना ना पड़े अपनी हार का। और अगर उनको लगता है कि ये सच है तो फिर सबूत के साथ बोले, पूरे ठोक बजा के बोले कि हाँ भाई ये इन्होंने करा है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है। राजेंद्र शाह जी, कांग्रेस के लिए भी 5 सीटें इस समय मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा बताएंगे 5 सीटें कौन सी हैं? क्योंकि मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी में सिर्फ एक टिहरी की सीट है जी, बाकी कोई सीट नहीं फंसेगी हमारी। बाकी सब सीटों पर जो है कांग्रेस पर प्रत्याशी, जो आप सीट बता रहे हैं अगर उसका नाम अगर आप बता दें तो मैं क्लियर कर दूंगा। सर, यमुनोत्री, घनसाली, रुद्रप्रयाग, रामनगर, लालकुआं। रुद्रप्रयाग फंसी हुई है ना, रुद्रप्रयाग सीट कोई नहीं फंसी है। रुद्रप्रयाग हमारी क्लियर है बिल्कुल। वहां से जो है हमारे जो उम्मीदवार है प्रदीप सत्याल वो जीत रहे हैं। और वहाँ यमुनोत्री की आप बात करें, अभी लोगों को डर है क्योंकि जो संजय डोभाल से हमारे साथी सहयोगी थे, निश्चित तौर पर वो पिछले 1 साल से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन देखिए कांग्रेस इस बार भाजपा के खिलाफ लोगों ने जो गुस्सा था वो कांग्रेस को वोट दिया है। उसको उन्होंने वोट स्वीकार नहीं किया क्योंकि भाजपा को हराना तो कांग्रेस को जिताना है। तो यमुनोत्री भी हम जीत रहे हैं। और लालकुआं तो जीत ही रहे। लालकुआं में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों निर्दलीय आपकी मुसीबत नहीं बढ़ाएंगे सर? क्या निर्दलीयों की ताकत को कम आंका जा रहा है? और एक निर्दलीय तो आप ही की पार्टी से टूटी हुई है। मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि देखिए 55 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। हरीश रावत जी बहुत बड़े कद्दावर नेता है। ये जरूर है कि उनका टिकट, देखिए उनके साथ हमारी पूरी सहमति है। डालाकोटी का टिकट नहीं कटना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन टिकट कटने के बाद वो लड़ी है तो वहां के लोगों को ये लगता है देखिए हरीश रावत जी इतने बड़े कद्दावर नेता हैं। और वोट निश्चित तौर पर पहले दूसरे लास्ट के 2 दिन पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लास्ट जब लोग वोट देने गए 14 तारीख शाम को जब चुनाव प्रचार बंद हुआ तो निश्चित तौर पर जो 15 तारीख को जो माहौल था वो माहौल बहुत स्पष्ट था। हरीश रावत जी वहां से अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सर देखिए, इस बात को तो आपको भी मानना पड़ेगा, जब इस तरीके से निर्दलीय मैदान में होते हैं तो ये भले ही ना जीते लेकिन वोट कटवा की स्थिति ये पैदा कर देते हैं और स्पष्ट बहुमत किसी भी प्रत्याशी को मिलना असंभव सा हो जाता है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी, यूकेडी और इस बार तो बीएसपी भी काफी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, तो कुछ सीटों पर उसका भी जनाधार बढ़ता हुआ दिखा है। देखिए बीएसपी हरिद्वार और उधम सिंह नगर की कुछ सीटों पर है। अगर मैं ये कहूं तो जो लक्सर में बात की जा रही है, लक्सर में मुकाबला जो है वो अंतरिक्ष सैनिक और हमारे अंतरिक्ष सैनिक और उनका है, शहजाद का है। बसपा के साथ हमारा मुकाबला है। वहां भी हम प्लस में है, मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी हम 51-49 है। हम नहीं कह रहे कि हम 55-60 है, लेकिन वहां भी हम बहुत मजबूती से आगे हैं। ठीक है संगीता शर्मा जी, इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, इनका कोई जनाधार ही नहीं है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर नजर आ रही है। देखिए अब कल चुनाव हो चुका और जो वोट था वो बंद हो चुका पेटियों में, तो कहीं ना कहीं अब ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने किसको चुनने का फैसला किया है और किस दल को मत देकर के विजयी बनाने की सोची है और किस हिसाब से उन्होंने वोट किया है, कि मुद्दों की राजनीति पर वोट किया है या कैडर वोट पर वोट किया है। तो इसमें अभी भी कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सीमा डोरा जी, अगर हम मिथक की बात करें तो ये मिथक चला आ रहा है उत्तराखंड में कि जो सीएम होते हैं वो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाते, यानी अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाते हैं अगली बार के चुनाव में। ये मिथक इस बार टूटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि खटीमा से लगातार 2 बार जीतते आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, तीसरी बार हैट्रिक लगाने का वो मन बना चुके हैं, लेकिन एक मिथक ये भी चला आ रहा है कि सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते।
मैम जब मिथ है तो डेफिनेटली उसका टूटना काम है जी। तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है कि ना टूटे, तो मिथ है, टूट जाएगा ये, क्योंकि विकास गिर जाता है। विकास करा है, आगे विकास करेंगे, यही हम दिखाते आए हैं, चाहे वो राज्य के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे बेटियों के लिए हो, चाहे एक युवाओं के लिए हो, सबके लिए विकास करा और बहुत ही एक बड़े पैमाने पर विकास का हम जो दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ने के लिए आए हैं। और ये बात सबको पता है और बड़ा ही, मैं खुद भी फील्ड में थी, मैं खुद देख रही थी, तो लोगों ने बोला हम बताएंगे नहीं हमने किसको वोट दिया, लेकिन वोट हमारा मोदी जी को है। तो चाहे विधायक का नाम ले या ना ले, हमें नहीं पता विधायक कौन, हम तो वोट मोदी जी को देते हैं। तो ये शब्द थे, चाहे वो बूढ़ी माँ हो या एक यंग लेडी हो या युवा हो, तो सबके दिल में यही था कि मोदी जी के लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट है सबके लिए। उनको लगता है एक हमारा पिता है जो 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 घर के पिता के बाद अगर कोई संरक्षक दे सकता है पूरे समाज को, राष्ट्र को और हमारे परिवार को, तो ये सोच के लोगों ने कमल को वोट दिया। मैं ये खुद कह रही हूँ कि चाहे उन्होंने विधायक का चेहरा भी ना दिखाओ, चाहे वो जानते भी ना हो विधायक को किसी कोने में जाके, लेकिन मोदी जी को वोट उन्होंने दिया। पर ये तो विधानसभा चुनाव है ना मैम, और शायद यही आप लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि हर चुनावों में आप प्रधानमंत्री को चेहरा बना देते हैं और उसका सीधा फायदा आपकी पार्टी को मिल जाता है। प्रधानमंत्री को चेहरा इससे बनाते हैं ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री की जो स्ट्रेटेजी सेट कर देते हैं उनसे, वो एवरीवन हैज टू फॉलो, उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। और जब फॉलो करना पड़ता है तो चाहे वो विधायक हो या कोई और हो, इनके सब फॉलो करेंगे और एक जैसे रूल्स चलते हैं सब जगह, एक जैसी योजनाएं चलती हैं जनरली। और सबसे बड़ी बात यह थी कि डायरेक्ट मोदी जी का वहां से कनेक्शन रहता है, तभी तो हमने डबल इंजन सरकार कहा। कुछ भी फैसले जो होते हैं लेने से पहले मोदी जी से सलाह ली जाती है। तो सबको पता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई भी विधायक अपनी मनमानी नहीं चला सकता। ये बात अलग है कि वो अपने क्षेत्र के लिए विकास करें और खूब लड़ें विकास के लिए और जनता को आगे से आगे बढ़ाएं और खुशी होगी उनको, लेकिन कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार उनको सोचना पड़ता है कि कोई है जो मुझे पूरी तरीके से देख रहा है। पहले का जमाना और गया कि एक बार विधायक बन गए तो आपको पूरे क्षेत्र का जो है वो सरताज बना दिया गया कि आप कुछ भी कर दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आंखें होती हैं जो देख के निगरानी करी जाती है पूरी। यानी कि इस बार आपके जो विधायक थे जिनकी विधायक निधि 60% भी खर्च नहीं हो पाई, इस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी थी, उन्हें पता था कि विधायक निधि खर्च करने में कंजूसी दिखा रहे हैं विधायक और विकास कार्य नहीं हो रहे, फिर भी वो चुप बैठे रहे? नहीं, वो चुप नहीं बैठे रहे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस 5 साल में कोरोना ने जो वो 2.5 साल खराब करे उससे प्रभावित हुआ है कुछ चीजें। लेकिन अगर किसी ने, अब मुझे नहीं पता किसने नहीं खर्च करा, क्योंकि जब बैठे तो मैंने कहा ना एक एक चीज का हिसाब जो है वो सेंटर से होता है। तो अगर जिस भी विधायक ने खर्च नहीं करी होगी ये तो पता लग ही जाएगा। जब आपको आप नाम बताएं तो बता लीजिए, अगर पता लगेगा उनको तो मैम वो विधायक भी बचने वाले नहीं है और उनसे भी डबल कटवा लिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट कानून है हमारे यहाँ। कई ऐसे हैं जिनके टिकट कट चुके हैं, अब उनको छोड़ने बख्शने की तो खैर बात ही नहीं रहती। राजेंद्र शाह जी, अब बात यह है सर कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री को चेहरा बना दिया, पूरी तरीके से ब्रांडिंग प्रधानमंत्री के नाम पर की गई। तो ऐसा सीमा डोरा जी का कहना है कि जब वो कल फील्ड में थी तो लोगों ने कहा है हमें नहीं पता हमने किसको वोट डाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट डालकर आए हैं। आपके यहाँ ऐसा कोई फायर ब्रांड नेता नहीं रहा, ऐसा क्यों? देखिए, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, सीमा डोरा जी को बता दूं कि इस बार ये मिथ्या टूटेगा। और आप देख लीजिए जहां जहां मोदी जी गए हैं, मैं आज आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जहां जहां मोदी जी गए हैं आप उन जिलों का रिकॉर्ड देख लेना। उस जिले में अगर 5 सीटें होंगी तो 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। वो जिस जिले में वो गए अगर उसमें 4 सीटें होंगी तो 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मोदी जी का असर इसलिए कम हुआ है कि 2017 में उन्होंने जो डबल इंजन की बात कही, उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात कही, बहुत हुई महंगाई की मार उन्होंने कहा, बेरोजगारों को देंगे हम रोजगार उन्होंने कहा। इस बार का चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पर चोट हुई है और इस चोट को बहुत मजबूती का नौजवानों ने भी लगाया है और माताओं बहनों ने भी लगाया। इसलिए इस बार जो मोदी जी का जलवा था वो किसी भी राज्य में चलने वाला नहीं है।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो राजेंद्र जी आपके लिए पूछेंगे नहीं, देखिए आजकल का जो वोटर होता है ना वो बहुत स्मार्ट हो गया है। वो ये भी देखता है कि जो पार्टी हमारे यहाँ दावा ठोक रही है उस पार्टी की अगर किसी और राज्य में सरकार है तो वहाँ की क्या स्थिति है। बेरोजगारी में राजस्थान सर नंबर 1 पर बना हुआ है, तो क्या वो वोटर ये नहीं देखा होगा कि राजस्थान की क्या स्थिति है। महंगाई पूरे देश में है और ये वक्त भी हमने देखा था जब पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दाम राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में थे। तो क्या वोटर्स को ये नहीं पता होगा? तो मतदान देने से पहले क्या उन्होंने ये सब चीजें सोची नहीं होगी सर, या आप इतना बेवकूफ समझते हैं लोगों को? मैं जिन 5 राज्यों में चुनाव है मैम उन राज्यों की बात कर रहा हूँ। अरे तो आप कुछ तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये फायर ब्रांड क्यों बनाते हैं ये भी तो देखिए, क्योंकि ये अपना बताते रहते हैं कि हमने यहाँ पर ये किया, हमने वहां पर वो किया। तो कहीं ना कहीं का तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना। अब आपके पुराने कामों से अगर आपके पुराने कामों से अगर आपको वोट मिल रहे होते तो 2017 में आप दोबारा नहीं आ जाते। नहीं, देखिए 2017 में जो जनता ठगी गई है और 2017 में ये कहा गया था डबल इंजन, मैडम वो डबल इंजन का कहीं असर तो हुआ नहीं है। उत्तराखंड में तो सत्ता परिवर्तन की परंपरा चली आ रही है सर। उत्तराखंड में तो सत्ता परिवर्तन की परंपरा चली आ रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है? नहीं, सत्ता परिवर्तन की चर्चा तो जो तो है, लेकिन इतनी नहीं थी ना जितनी 2017 में प्रचंड बहुमत के 57 विधायकों की सरकार भाजपा को दे दी। तो लोगों को तो ये लगा ना कि डबल इंजन की सरकार है, पता नहीं क्या हो जाएगा। 30-32 ये तो चलता है ना, 25 और 36 ये तो चलता था 2 में, 7 में, 12 में, लेकिन 17 में जो प्रचंड बहुमत चला, उस प्रचंड बहुमत इसीलिए तो चला ना, उन्होंने सोचा कि जो ये बातें कही जा रही हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। महंगाई भी कम नहीं हुई, बेरोजगारी भी दूर, नंबर 1 पे आ गया उत्तराखंड इस समय बेरोजगारी में। किसानों के कर्ज माफ की बात की थी, किसानों का कर्ज माफ तो हुआ। राजस्थान में ज्यादा बेचारे जो है, राजस्थान में बेरोजगारी दर ज्यादा है सर उत्तराखंड के मुकाबले, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। अब हुई होगी। चलिए ठीक है, बोलिए। तो इसलिए मेरा ये कहना ना, अब 1.5 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपने कहा हम आपका कर्ज माफ करेंगे, 17 में, 18 में, 19 में, 20 तक वो बेचारा इंतजार करता रहा, नहीं आई, कुर्की के आदेश हो गए बैंक से। तो अब हम तो स्वाभिमानी लोग हैं उत्तराखंड के लोग, अब जब कर्जे के लिए जब पैसा मांगने के लिए आए तो आत्महत्या करनी पड़ी किसानों को। कौन है उसका जिम्मेदार? अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कैसे भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं इतना कुछ होने के बाद भी। चलिए ठीक है, गंगोत्री विधानसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। संगीता शर्मा जी, अगर हम मिथकों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक मिथक ये भी है कि इस सीट से अगर कोई जीत जाता है किसी पार्टी का विधायक तो उसी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनना तय है। ये चला आ रहा है 60 सालों से गंगोत्री पर। यहाँ से आपने खड़ा कर दिया है कर्नल अजय कोठियाल को, किसी तरह की कोई उम्मीद है? देखिए, जनता ने तो अब जनादेश दे दिया है और इस बार जो लोगों ने वोट किया है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर किए हैं। जब हम भी वोट डालने गए तो लोग इस बार बहुत चुप थे और वो किसे वोट दे रहे हैं ये बताना समझ में ही नहीं आ रहा था, चाह ही नहीं रहे थे। तो बस मन में यही था कि बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर कहीं ना कहीं वोट किया। और मैं पिथौरागढ़ की विधानसभा की बात करूं तो वहां एक कनार गांव है, तो वहां के लोगों ने तो इस बार वोट का बहिष्कार किया क्योंकि वहां 16 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है। तो वहां मतदान केंद्र पर एक भी व्यक्ति पूरे गांव से वोट डालने नहीं आया। तो ये स्थिति थी। और लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था, उसके बावजूद अभी तक वहां रोड नहीं बन पाई। तो इस बार लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी है कि इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद भी भाजपा ने कुछ काम नहीं किया और वो 21 सालों में जो एक विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिला और युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के बहुत रोष था। तो इस बार जो भी परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं बहुत अप्रत्याशित आने वाले हैं क्योंकि लोग कुछ अलग चाह रहे हैं 2022 में और बहुत से मिथक इस बार टूटेंगे और गंगोत्री विधानसभा से कर्नल कोठियाल जी आएंगे और जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का प्रयास किया है, वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे वहां। चलिए, एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूकेडी के नेता देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो कड़ी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन क्या सत्ता की चाबी यूकेडी, बसपा और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के पास हो सकती है? क्या किंग मेकर की भूमिका में ये दल आ सकते हैं? जी, मैं स्पष्ट बता दूं
जी सर। कि भाजपा और कांग्रेस ये समझ ले कि कहीं ये टक्कर में नहीं है। इनकी उल्टी गिनती यहाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ का बेरोजगार युवा, यहाँ की मातृशक्ति और तमाम उत्तराखंडी आज त्रस्त हैं इनके कुशासन से। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल वर्तमान सरकार का रहा है, जो अंतिम समय में 3 मुख्यमंत्रियों की अदला बदली हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस भले दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो नकारा विपक्ष की भूमिका रही है पूरे पिछले 5 सालों में देखा जाए तो इसको जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। इस बीच इनका जो कोरोना काल में जो है हमारे युवाओं के साथ जो अनदेखी इन्होंने की है, उसका इस चुनाव में निश्चित रूप से वोट इनके अगेंस्ट हुआ है। और ये तय मान लीजिए कि ये उल्टी गिनती इनके लिए, उत्तराखंड के लिए, दोनों पार्टियों के लिए ये शुरू हो चुकी है। यानी कि स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ किसी भी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है देवेंद्र जी। जी, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और इस बार उत्तराखंड के अंदर तो हर सीटों पे, उत्तराखंड की सभी सीटों पे बहुत अच्छी उपस्थिति, अल्प संसाधनों में बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। और आने वाली सरकार जो भी होगी, बिना उत्तराखंड के अंदर की चाबी के, बिना उत्तराखंड के अंदर के समर्थन के नहीं बन पाई। तो अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल किसे समर्थन देना पसंद करेगा? जी, ये तो बात का सब्जेक्ट है, लेकिन जो इनका चाल और चरित्र है, जो भाजपा का चाल चरित्र रहा है, जब इनको आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने समर्थन ले लिया और बाद में बदनाम करने की कोशिशें की गई है। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके, जो राष्ट्रीय दलों का ये चाल चरित्र रहा है, उसको ध्यान में रख करके जनता ने जो जनमत उत्तराखंड के अंदर से जो जनता को जनमत मिलेगा, उसको देखते हुए दल के शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेंगे, सारे मिल बैठ के और जनता से पूछ करके। सर, उत्तराखंड ने ये भी देखा है, देखिए अगर हम बात झारखंड की करें या महाराष्ट्र की करें तो यहाँ के जो क्षेत्रीय दल थे वो सरकार बनाने तक की स्थिति में आ गए। झारखंड में जेएमएम थी, महाराष्ट्र में शिवसेना थी। क्षेत्रीय दल होने के बावजूद इनकी मेहनत रंग लाई और अब ये सरकार चला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में आज तक ऐसा नहीं हो पाया। आपकी पार्टी को लेकर ये बात हमेशा से कही जाती रही कि आप इस स्थिति में कभी नहीं आ पाए कि सत्ता की चाबी पूरी तरीके से आपके हाथों में हो और आप ही सरकार चला रहे हो। सत्ता की चाबी नहीं, आप देखते रहिए, आने वाले समय में सत्ता यूकेडी के पास रहेगी। और जो ये मिथक जो आज तक चला आ रहा है कि सत्ता में भागीदार नहीं हो पाए हैं, इस बार का जो 2022 का चुनाव में पहले भी कह चुका हूँ, राष्ट्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी बना है और यूकेडी बहुत तीव्रता से उभर के आ रही है। और आने वाला जो समय होगा, चाहे लोकसभा चुनाव है या उसके बाद जो भी होगा, यूकेडी ही इस प्रदेश में सत्ता पे काबिज है। कुछ कहना चाह रहे हैं शाह साहब, बताइए राजेंद्र जी। द्वाराहाट में पुष्पेश त्रिपाठी जी जीत रहे 100%, 101%। और कौन कौन सी सीटें? पूरे प्रदेश का युवा, एक युवा चेहरे पर टकटकी लगाए बैठा है। भविष्य का उत्तराखंड कैसे होगा, भविष्य जो उत्तराखंड के शहीदों की जो परिकल्पना थी वो कैसे साकार होगी, यहाँ का युवा के हाथों में कैसे रोजगार मिलेगा, ये यहाँ का युवा बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। और मैं 101% आपके साथ फिर डिबेट में आऊंगा और 10 मार्च के बाद तस्वीर सबके सामने रहेगी। चलिए सीमा डोरा जी, क्या फैक्टर इस समय मजबूत नजर आ रहा है कर्नल अजय कोठियाल का? उनका जो बैकग्राउंड है सेना से है, इसलिए वो लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। कर्नल कोठियाल साहब जमानत बचा लें तो बहुत है। देखिए, जैसे कि सभी कह रहे हैं और ये बात सच भी है कि हमारी जो उत्तराखंड की जनता है ना, बहुत समझदार है। झूठे प्रलोभन और ये ऊपर की बातें, अगर एक बार यूकेडी वाले भी थोड़ी मेहनत कर लेते तो मैं एक बात को कह भी सकती थी कि उन्होंने उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ा योगदान करा और उनको आगे आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनका नेतृत्व बहुत कमजोर है, उन्होंने इस पे कभी काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? नहीं, इस बार नहीं चलेगा। जो राष्ट्रीय दलों का प्रपंच यूकेडी को तोड़ने में रहा है, वो इस बार ये प्रपंच चला नहीं है। माननीय काशी सिंह हैरी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से के साथ चुनाव लड़ा। भले ही संसाधन नहीं थे, लेकिन जनता के बीच गए हैं यूकेडी के लोग और बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया है।
और अच्छी उपस्थिति। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपका ही फेवर कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि लेम एक्सक्यूजेस छोड़ के अगर आपने कुछ काम करा होता तो ये आम आदमी जैसी पार्टी जो बाहर से आके फ्री का झोला पहना रही थी लोगों को, तो वो ना करती। तो इसलिए आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। रही पार्टी की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बनाएगी, वो आप अच्छे से जानते हो, दिल से भी। हाँ, कहीं ना कहीं आपका योगदान होना भी चाहिए और होगा भी छोटा मोटा। बाहर से समर्थन लेने की अगर जरूरत पड़ी सीमा डोरा जी, तो यूकेडी को आप लोग ऑप्शन में रख रहे हैं इस समय? ये तो आगे चल के क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैंने कहा ना, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर हमारा यूकेडी की तरफ रहा है और होना भी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर ये हमेशा ये कहते रहे कि जी हमारे पास ये नहीं है, वो नाचना आगे आंगन टेढ़ा वाली बातें मत करिए सर, काम करिए। कहते हैं ना, जो सामाजिक एक छोटा सा एनजीओ भी जो लोग चलाते हैं बिना संसाधन के, मेहनत करके लोगों की, अगर आपने कोरोना काल में लोगों की भरपूर मदद कर दी होती तो भी आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए थे। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोरोना मत रोइए। और ये भी ये सोच लीजिए कि जितने मर्जी बागी हों, जितना मर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर लें, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मैं आपको कहना। चलिए संगीता शर्मा जी, अब अगर ऐसा होता है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और इस बार सब कुछ बटा हुआ नजर आता है, तो आपका गठबंधन हो सकता है, चाहे वो यूकेडी से हो या फिर बीएसपी से हो। संगीता जी, देखिए ये तो अभी कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही सोचा जाएगा कि इस बारे में क्या फैसला करना है। और जो सीमा जी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को आने की जरूरत ना पड़ती, तो ये वाकई में अगर कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ इतना अच्छा काम किया होता और 21 सालों में उत्तराखंड को बर्बाद ना किया होता, यहाँ इतनी भ्रष्टाचार की लूट ना की होती और विकास किया होता, तो वाकई में एक अच्छी राजनीति को आने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक अच्छी राजनीति और राजनीति को बदलने के लिए ही आए हैं। तो हम उत्तराखंड में आए हैं कि यहाँ की राजनीति को बदलें, इसीलिए आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे करने के लिए मजबूर हुए जो आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आई, वो कहीं ना कहीं आपके घोषणा पत्रों में भी दिखाई दिए। दूसरी बात, अगर आपने विकास किया है तो मैं कल की ही बात बताऊं कि भीमताल विधानसभा में पोलिंग पार्टी जो बूथ पर गई हुई थी, उनमें से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है और उस व्यक्ति को लेकर के भीमताल विधानसभा के एक पोलिंग बूथ की बात है कि वहां 4 किलोमीटर की सड़क नहीं थी, तो डोली में लेकर के उसको सड़क तक लाया जाता है और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और कुछ पोलिंग पार्टियां जो 16-16 किलोमीटर पैदल चल करके बूथ तक पहुंचती हैं। तो सीमा जी, अगर आपने इतना विकास किया है तो आज भी ऐसी स्थिति क्यों है? मेरा तो बस एक ही सवाल है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड को इतना विकास दे दिया, तो कल ऐसी खबर 21 साल बाद भी हम सुन रहे हैं कि 4 किलोमीटर कंधे पे लाना पड़ रहा है। भगवान ना करे उन्हें कुछ हुआ हो, वो स्वस्थ हो, लेकिन क्या ये आज की स्थिति है यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की? तो सीमा जी, पहले विकास का गाना गाने से अच्छा है कि आप लोग काम कीजिए धरातल पर। और इस बार जनता, जो आप कह रही है उत्तराखंड की बहुत समझदार है, तो वाकई में इस बार जनता ने समझदारी का परिचय दिया होगा। सर्वे तो कुछ और ही दिखा रहे हैं संगीता शर्मा जी, उन सर्वों में आपको 4 से ज्यादा सीटें अभी तक नहीं मिलती हुई नजर आ रही। देखिए, यहाँ की राजनीति में प्रलोभन की एक बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्रीय दल हैं, अंतिम समय में बहुत बड़े प्रलोभन देकर के, और इतनी खबरें आ रही हैं कि चाहे वो शराब बांटने की हो, चाहे वो रुपया बांटने की हो। हमने धामी जी का भी वीडियो वायरल होते हुए देखा है। सीमा जी, धामी जी का वीडियो अगर आपने देखा हो खटीमा विधानसभा का, और वहां से भुवन कापड़ी जी का भी 50 लाख रुपए की डील को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है। बंसीधर भगत जी के ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। तो ये किस तरह की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है? क्या जवाब है इन चीजों का? जिस तरह की आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उत्तराखंड कहीं ना कहीं इसीलिए विकास की ओर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सीमा जी फिर मुझे राजेंद्र जी का भी रुख करना है। जी बताइए। एक तो बिना प्रूफ के ये कहते हैं कि पैसे बांटे पैसे, और एक ही झूठा प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन ही तो देते हैं, बिजली पानी फ्री।
ये सब क्या है? ये प्रलोभन ही है जो इन्होंने किया। और ये आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि हमने इतना प्रोजेक्ट करी, इतना रोजगार दे दिया। इन्होंने दिल्ली में मात्र 405 लोगों को रोजगार दिया। इतना बड़ी दिल्ली, दुनिया भर के बेरोजगार वहाँ बैठे हैं। 405 लोगों को ये बेरोजगार देखे, जैसे ये बेरोजगारों को ये अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो दिल्ली में मैंने कितनों को रोजगार दे दिया, तो हम यहाँ पर भी रोजगार दे देंगे। ऐसा कर दिया कि लोगों को तो पता होना चाहिए कि तो शराबी बना देंगे, उत्तराखंड बना देंगे। ये शराब पिला के शराबी बनाने का काम मैंने सुना आपकी बात, आप भी सुनना सीखिए। चलो बोलती हैं आप, सुनना सीखिए। अब आप तो आप गलत क्यों बोलना? चलिए एक एक करके बात करते हैं। बना दिया आपने, कितने हॉस्पिटल्स बनाए इन्होंने वहाँ पर, जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे और इनके पास मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, इनके पास कुछ नहीं था। और अभी भी इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले उसमें बच्चे मर रहे थे। तो यही लेकर आए हैं। जिस समय इनकी पार्टी दिल्ली में आई और उस समय जो अन्ना जी के दम पे इन्होंने चला लिया अपना, उनको भी बाद में लात मारी, तो ये धोखेबाज लोग हैं। इनका क्या कहना? इनके अभी प्रवक्ता ने चैनल पे बैठ के साफ बोला कि जो प्रवक्ता के सामने जिलाध्यक्ष ने कि ये लोग बाहर से लूटने के मसौदे से आए हैं यहाँ पर उत्तराखंड की प्रगति को देखते हैं। ज्यादा क्या रहा है कि इन्होंने भूमाफिया का खेल खेलना आगे चल के। तो आप जो खुद ही बोल रही है ना मैडम कि जनता बहुत समझदार है, ये जनता बहुत समझदार है, इसको पता है कि आम आदमी पार्टी आके यहाँ लूट खसूट मचाएगी तो आपको टिकने वाली है। आपको 4 सीटें दिख रही है ना, मैं आपको कहती हूँ आप 4 भी नहीं लेने वाले। ठीक है राजेंद्र जी, चौबट्टा खाल विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है 2002 से 2017 के बीच। इस बार क्या उम्मीद है आपको? बहुत टफ फाइट में फंसे हुए इस बार सतपाल महाराज जी। अच्छा, बहुत टफ फाइट है। लेकिन वहां तो सर ये फैक्ट भी तो है ना कि एक बार भी आप जीत नहीं पाए हैं वहां से। पिछले जो 2 चुनाव थे उनमें भी कोई बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीते हो। हाँ। पहले चुनाव में वो 2700 वोट से जीते थे, दूसरा चुनाव वो 8000 वोट से जीते थे। पिछली बार इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार 57 विधायकों में कोई 20,000 से जीत रहा, कोई 25,000 से, कोई 30,000 से। मोदी जी का बड़ा जबरदस्त अंडर करंट था। लोगों ने कहा कि डबल इंजन पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद वहीं से दिल्ली से कोई पाइपलाइन लग जाएगी उत्तराखंड के लिए। तो जबरदस्त उनको वोट दिया, उसमें भी वो मात्र 8,000 से जीते थे। दिग्मोहन नेगी से किसी तरह की कोई दिक्कत है वहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं? देखिए, मैं फिर आपसे एक निवेदन आपके चैनल से कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की 1 सीट भी आनी बड़ी मुश्किल है। देखिए, मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूं आपसे। जो आप कह रहे हैं इतने में कहीं ट्रायंगुलर नहीं है। जो ट्रायंगुलर 2 जो मैंने आपको बताया, टिहरी और इसके अलावा यमुनोत्री के अलावा कहीं नहीं है। वहां भी ये है कि जो डोभाल के साथ हमारा, क्योंकि मित्र छोटा भाई है, वो लगा हुआ था, उसको देना चाहिए था पार्टी को। और मैं तो ये बहुत स्पष्ट कहता हूं, देखिए पार्टी या कोई भी पार्टी हो, मतलब अगर आप किसी को टिकट दे रहे हैं तो उसको काटना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आपने टिकट दे दिया, क्या मतलब उसको क्यों बेइज्जत करते हो भाई? आप क्यों काटते हो टिकट? या तो दो ही सोच समझ कर दो ना। अब आपने दे दिया फिर उसका टिकट काटते हो तो ऐसा थोड़ी, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए पार्टियों में। सर, खटीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार से वो जीत हासिल करते आए हैं। इस बार हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद है। ये तो आपके भुवन कापड़ी दे पाएंगे उनको टक्कर? सर देखिए, टक्कर नहीं, ये तो इतिहास है उत्तराखंड का जी, कि मुख्यमंत्री जो है, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो कभी जीतता नहीं है। जी जी। तो वो इतिहास बना रहेगा उत्तराखंड में इस बार भी। सीमा डोरा जी कह रही है कि सारे मिथक टूटेंगे इस बार। नहीं, सारे मिथक कोई नहीं टूट रहे। गंगोत्री से जो है विजयपाल सजवाण अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। हाँ। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है। 42 से लेकर 50 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है।
और जो भी मिथक है सब बने रहेंगे, ये मिथक भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री वाला जो सिटिंग मुख्यमंत्री हारते हैं ये मिथक बना रहेगा। और इस बार जो है भुवन कापड़ी बहुत नौजवानों को और माताओं बहनों को वोट मिल रहा है उन्हें। चलिए, हरीश रावत की बेटी भी है इस बार चुनावी मैदान में सर, वहां भी बड़ा टफ मुकाबला है। देखिए वहां की जो हरिद्वार ग्रामीण की स्थिति है वो स्थिति बहुत अलग है। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ इस बात को कि जब दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का नाम बदला जाए, दूसरा कैंडिडेट चेंज किया जाए और उस हिसाब से वहां पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि मैदानों में कई सीट ऐसी हैं कि जिन सीटों पर जो है बसपा का जो गणित है वो गणित बिगाड़ती है। बसपा जी, वो जीतती ना हो बेशक, लेकिन गणित बिगाड़ती है और वो भाजपा को जिताने का काम करती है। वही स्थिति वहां भी बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो है अनुपमा बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। मंत्री जी की हालत खराब है, उनकी हवाइयां उड़ी हुई है। चलिए ठीक है सर। अभी देवेंद्र जी, आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें बीजेपी का एक प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने बसपा को जिताने का काम किया। जी जी, यही स्थिति है पूरे प्रदेश में। ये अंतर्कलह चुनाव नतीजों से पहले ही जो दिखने लग गया है जी, वोट कास्ट तक जैसे तैसे करके इनका मैनेज करके रखा था भाजपा का, ये अंतर्कलह स्पष्ट रूप से अभी से फूटने लगा इनका। और आने वाला आप देख लीजिए अब 10 तारीख के बाद क्या स्थिति होती है। और सारे मिथक की जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरे मिथक टूटेंगे, क्योंकि उत्तराखंड को बर्बाद करने में जो योगदान भाजपा का रहा है वो सारा इस चुनाव में दिखेगा। तो उत्तराखंड की बर्बादी का श्रेय आप बीजेपी को दे रहे हैं जब से उत्तराखंड बना है तब से? बिल्कुल, उत्तराखंड के बर्बादी के लिए नंबर 1 पे अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा है, जिन्होंने आज तक जो है राज्य बनने के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक में जो संशोधन करने से लेकर राज्य का नाम बदलने से लेकर और आज तक स्थायी राजधानी जिस प्रदेश की ये घोषित नहीं कर पाए, 9 मुख्यमंत्री ये दे चुके हैं। तो ये तमाम बातें हैं, ये बिल्कुल बर्बादी की ओर इन्होंने उत्तराखंड को ले गए हैं। और जुमला करके केवल डबल इंजन करके इन्होंने यहाँ की सर, आपका उत्साह अच्छी बात है, आप इतने उत्साहित हैं, आपको विश्वास है, इस विश्वास का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन मेरे मन में सवाल ये है कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया उत्तराखंड के लिए, आपकी पार्टी का किस तरीके से गठन हुआ हर कोई वो इतिहास जानता है। उसके बाद भी आप कभी बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड में क्यों नहीं कर पाए? क्यों उत्तराखंड की जनता आप पर विश्वास नहीं दिखा पाई? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने सच्चे मन से, हमें एक पृथक उत्तराखंड चाहिए था। हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे, ये लोग चकड़ेती करते रहे, ये लोग राजनीति करते रहे और इसमें ये कामयाब हुए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं भी कोई संशय नहीं है। जो लोग उत्तराखंड के लोगों को अलगाववादी बोलते थे, जो हंसते थे कि ये उत्तराखंड बनाएंगे, जब हम सड़कों पे 2-2, 4-4 लोग नारे लगाते थे उत्तराखंड आज दो, अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, और ये भाजपा के ही लोग थे जो हंसते थे कि ये उत्तराखंड बना पाएंगे। तो आज वो सत्ता में है, तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने संसाधन जुटाए हैं और सभी से जो है इस आंदोलन को तोड़ने के प्रयास करके और राजनीति की है, जिसका इनको फल भी मिला है। और यूकेडी केवल लड़ती रही सड़कों पे, लेकिन ये देर आते हैं। 20 साल लगे लोगों को ये समझने में कि यूकेडी जिस उत्तराखंड की परिकल्पना कर रही है ये होना चाहिए, तब जाके जनमानस सड़कों पे आया। और ठीक है, समय लगा, 20 साल सत्ता में भाजपा कांग्रेस को लोगों ने देख लिया है। अब लोग समझ रहे हैं कि असली हकदार जिनको होना चाहिए था इस प्रदेश को चलाने के लिए, बनाने वाले ये थे तो चलाने वाले भी यही होने चाहिए थे। तो ये अब धीरे धीरे यहाँ का जनमानस समझ रहा है, ये उल्टी गिनती इनके लिए शुरू हो चुकी है। सीमा डोरा जी तो सर आपके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हैं और आप तब से उन्हें कोसे जा रहे हैं और उनकी पार्टी को कोसे जा रहे हैं। मैं अचंभित हूँ, मैं उसी पे आ रहा था, मैं बड़ा अचंभित हूँ कि मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ क्या ये उल्टी गिनती वाकई शुरू हो गई है? ये डबल इंजन फेल हो गया क्या? ये इतना सॉफ्ट कॉर्नर जो दिख रहा है, ये डबल इंजन मुझे लग रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था। चलिए सीमा डोरा जी आपका जवाब लेंगे मैम। अब अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हम लगातार उत्तराखंड के मसले पर चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई है, आखिर उस ईवीएम में क्या है और इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में लगेगी? क्या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल पाएगा या फिर इस बार
कुछ अलग ही तरह के नतीजे सामने निकल कर आएंगे। चर्चा के लिए चारों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा डोरा जी का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, आप पर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं देवेंद्र जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन 21 सालों में अगर उत्तराखंड को किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या बोलूं इनको, नॉलेज की कमी है या इनको ज्ञान नहीं है इस चीज का कि मैंने इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखा। मैंने सिर्फ ये बात कही कि आपको आगे आना चाहिए था, पर आप तो निकम्मे हो, आप सक्षम ही नहीं हो कि आप उत्तराखंड चला सको। आपको दिखता नहीं है कि विकास क्या चीज होती है। आपको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जितना जाल बिछा सड़कों का, तो वो सफिशिएंट अभी भी नहीं। हम तो सेटिस्फाइड अभी भी नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत काम करना है। और अगर सेटिस्फाइड आप हो जाएंगे तो विकास की गति रुक जाएगी। हमको संतुष्ट होना नहीं है। संतुष्ट तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर संतुष्ट हम हो गए तो विकास रुकना शुरू हो जाएगा। मैडम, इतने ज्ञानवान मुख्यमंत्री आपने इस प्रदेश को दिए हैं, जनता उस बोझ के तले दबी है। आपको जो है, आपको एक साल में 3 मुख्यमंत्री, आप इतने सक्षम, ऊर्जावान ज्ञानवान लोगों को मुख्यमंत्री बना के इस प्रदेश में आज तक राजधानी नहीं बना पाए। ज्ञान तो दे देते, इन 5 सालों में कहाँ छुप जाते आप? जनता ज्ञान दे रही है आपको, आप चिंता मत करिए। जनता ने आपको अच्छा ज्ञान दे दिया है। ये 2022 का चुनाव आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देगी जनता, आप चिंता मत करिए। जनता की रिस्पेक्ट करते हैं और जो उनका फैसला होगा सड़कों पे, तो इसलिए आपको इतना हल्ला काटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पे काम करिए कि आप निकम्मे हो चुके हैं। आप लोग उठिए। मैं आपको कुंभकर्ण की नींद से जगा रही हूँ आपको कि सशक्त विपक्ष की भूमिका, अगर उत्तराखंड क्रांति दल का हल्ला नहीं होता मैडम, उत्तराखंड क्रांति दल का हल्ला नहीं होता तो अराजक हो जाते हैं आप लोग जी। हमने तो कहीं नहीं देखा प्रदेश में। ये हल्ला नहीं होता तो जनता जागरूक नहीं होती। ये हल्ला ही है, ये उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का हल्ला ही है। यूकेडी को कहीं विरोध करते देखा? कहीं यूकेडी को कोई काम करते देखा? आपसे पूछ रही हूँ इस चैनल पे लिखिए अगर लोगों ने। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देवेंद्र जी, अगर हम यही बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो आपसे मैं एक सेकंड बात तो सुनिए देवेंद्र जी। विपक्ष की कौन सी भूमिका यूकेडी ने निभाई इन 5 सालों में? बाकी छोड़िए, आपने पहले क्या किया, आपका क्या इतिहास रहा, सब जानते हैं। लेकिन अगर 5 साल का आंकड़ा हम इकट्ठा करने चले तो आपकी क्या भूमिका रही एक विपक्ष के नाते? नहीं, आप देखिए, 5 साल पहले ही दिन से जब से इनकी सरकार बनी है, अगर विपक्ष के रूप में सड़कों पे दिखी है तो यूकेडी दिखी है, गरीब के साथ दिखी है तो यूकेडी दिखी है, जन मुद्दों के लिए संघर्ष करती हुई यूकेडी दिखी है। देवेंद्र भाई को सर देखिए, कांग्रेस पार्टी तो फिर भी नजर आई विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। मैडम, जनता क्यों पैसे बांटना? अगर आपने इतना अच्छा किया तो क्यों पैसे बांटने की जरूरत पड़ी? क्या प्रतिबद्ध है आप? कब तक दिल्ली से मोदी जी को बुलाते रहेंगे? अरे सर ठीक है शिवा जी, देवेंद्र जी, एक एक करके बात कर लेते हैं सर। अब उनके पास है चेहरा तो वो बुला लेते हैं, उनके पास चेहरा है इसलिए वो बुला लेते हैं। पता नहीं इस बात की रह रह कर टीस क्यों उठती है। अब ठीक है, बात सुनिए, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपसे। बेरोजगारों के हकों की लड़ाई यूकेडी लड़ती रही है, क्या करोगे? ठीक है, लोगों के साथ यूकेडी खड़ी रही है। सीमा जी मैम प्लीज एक एक करके बात कर लेते हैं, देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी आपसे, बताइए। मैं देवेंद्र भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है देवेंद्र भाई? आ रही है, उनको आ रही है आवाज। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ देवेंद्र भाई, अगर 2002 में आप 4 थे और आप अगर कांग्रेस के खिलाफ रहते तो 2007 में आप 8 हो जाते, 3 नहीं रहते। और 2007 में आप अगर भाजपा का साथ नहीं देते तो 2012 में आप 1 नहीं होते। तो आप इन दोनों दलों के खिलाफ रहिए ना, आप इनके साथ सत्ता में भागीदारी क्यों करते हैं? हम तो चाहते हैं यूकेडी मजबूत हो। कांग्रेस में तो ज्यादातर आंदोलनकारी है, लेकिन सवाल ये है कि आप एक तरफ आप मलाई भी चाटोगे फिर गाली भी दोगे तो भाई साहब ये ठीक नहीं है ना। आप दोनों को करिए, ये भाजपा कांग्रेस को भी राष्ट्रीय पार्टी है, ये इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस यही लड़िए मजबूती से।
यही चरित्र है, यही राष्ट्रीय दलों का चरित्र है। अगर मंत्री बन करके जनहितों के काम करना, आप ये बताइए सशक्त भू कानून कौन लाए इस प्रदेश में? आप बताइए हमारे मंत्री पे एक भी कहीं आरोप लगे अगर सत्ता में थे? लेकिन ये मलाई अगर एक मंत्री मलाई खा सकता तो आप इतनी सरकारें चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बता रहे, कितनी मलाई आप लोगों ने खाई होगी? और रही 4 से नीचे आने की बात, यही प्रपंच है, ये राष्ट्रीय दलों का प्रपंच रहा है। उन्होंने दल को तोड़ने का काम किया है, उत्तराखंड की जन भावनाओं को तोड़ने का काम किया है, और ये कामयाब भी हुए। और चुनाव आते आते अब मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपको, चाहे कांग्रेस है भाजपा है, आपने कितने, आपकी प्रतिबद्धता हर वोटर तक शराब और पैसा बांटने तक रह गई। आप किस और इस प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं, और कौन सा आपने विकास किया? अगर वाकई कुछ करने वाली बात होती, इस काम में यूकेडी पिछड़ी है तो जिसका खामियाजा हमने भुगता है। इस काम में ये हम नहीं कर पाए तो इसलिए हमने भुगता है। हमने अपना जो सदन में संख्या बल होना था वो हमारा घटा है। लेकिन ये हमेशा ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसको एक समय होता है इसका भी। तो आप लोगों ने बहुत कुछ इस प्रदेश को लूट लिया है, समय आ रहा है अब इस प्रदेश से रुखसत करने की तैयारी करिए। संगीता शर्मा जी, आप जान रही थी उत्तराखंड का क्या हाल है, सारी चीजें आप भी जानती हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे जगह बना पाएगी? देखिए, यूकेडी ने उत्तराखंड बनाया, उससे कोई मना नहीं कर सकता कि उनके लोगों ने उत्तराखंड के बनाने में बहुत योगदान दिया। लेकिन आज हम यूकेडी की स्थिति देखें तो ये 70 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ी है मैडम। दिल्ली और पिछले 2 सालों से लगातार सड़कों पर आकर के यहाँ के हर मुद्दे की आवाज को भी उठाया है। यूकेडी जब 70 कैंडिडेट भी आज खड़े नहीं कर पाई तो यूकेडी की स्थिति को आज हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे राजेंद्र शाह भाई जी ने कहा, उनकी बात में बहुत सत्यता है कि उन्होंने यूकेडी ने अगर कांग्रेस और बीजेपी का साथ ना दिया होता तो कहीं ना कहीं आज वो उत्तराखंड में एक मजबूत दल के रूप में होते और उनकी स्थिति एक मजबूत रूप में उत्तराखंड में होती। लेकिन यूकेडी ने अपनी हालत ऐसी खुद की और उसके लिए कहीं ना कहीं ये खुद जिम्मेदार है। तो अब उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाना है। अगर इस तरह की राजनीति उत्तराखंड में होती रहेगी तो विकास की ओर कैसे जाएगा? आज भी वो लगातार एक बात कह रहे हैं संगीता शर्मा जी कि पिछले 5 सालों में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है यूकेडी ने। कहाँ निभाई है? क्योंकि आपके हिसाब से आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, उनके हिसाब से उन्होंने निभाई है। मैं संगीता जी के प्रश्न का जवाब देता हूँ। कह रहे हैं कि भागीदारी नहीं होती सत्ता। हम ये कह रहे हैं कि 2002 में जब पहले चुनाव में 4 विधायक आए थे। मैडम सुन रही है मेरी बात? सुन रही है, बोलिए देवेंद्र जी। आज जब पहले चुनाव में पहले जो निर्वाचित सरकार जो निर्वाचित विधानसभा रही है उसमें 4 विधायक यूकेडी के आए थे। तब तो किसी को हमने समर्थन नहीं दिया था। 4 विधायक आए थे और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी यूकेडी ने। लेकिन राष्ट्रीय दलों को वो खुदगवार नहीं लगा, उन्होंने तोड़ने का षड्यंत्र जो यूकेडी को किया है वो कामयाब हुए हैं। इसमें स्वीकार करने में हमें कोई वो नहीं है कि हो सकता है कुछ कमियां हमारी भी रही हों, तब तो कहीं भागीदारी नहीं थी। तो आपको मैं थोड़ा ये नॉलेज की बात भी है, आपको ये बता दूं कि कहीं पे आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी किया, और 2007 में आप बताइए आप होती इस जगह पे क्या करती? जनता का जनादेश था और त्रिशंकु विधानसभा बन गई थी, तो क्या हम जनता पे थोप देते? सत्य प्रहरी हम थे, हम नहीं चाहते थे जनता फिर से जो है चुनाव में जाना पड़े, इस राज्य पे जो आर्थिक बोझ डाला जाए। तो हमने सत्यों के साथ भाजपा को जो समर्थन दिया। क्यों रहे साथ में देवेंद्र भाई? पहले साल से आप अगर लग जाते तो 4थे साल में कुछ ना कुछ होता, उन्हें भी डर रहता सरकार। लेकिन आप मंत्री बनने के बाद आप चुप रहे। नहीं तो आपने जो है दल की तरफ से जो स्टेप उस समय लिए गए थे, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है क्या? आप ये बताइए। आप जो है भाई देखो, अगर कुछ ऐसा हुआ है जो राष्ट्रीय दलों के प्रपंच में, जो मैं कह तो रहा हूँ कुछ कमियां रही है हमारी, हम लोग उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो गई सर। उत्तराखंड की सेवा से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई
और वो आपकी पार्टी को ले डूबी। अब कौन सी महत्वाकांक्षा के साथ एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में जोर शोर से उतरे हैं, जिस वजह से आपका इतना उत्साह है, ये तो आप ही जाने। राजेंद्र जी, यही बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी कर ली इन्होंने। सीमा डोरा जी, देखिए अभी ये बात लगातार राजेंद्र जी ने भी कही है कि जो बात चली आ रही है कि सिटिंग सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं, इस मिथक को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि असंभव सा हो। पहले जो बहुत कुछ बदला है, पहले की बातें अब नहीं चलेंगी। जब बदलाव की स्थिति है तो ये भी बदलेगा। बहुत कुछ बदला है। हमारे यहाँ कभी वेंटिलेशन नहीं बनती थी, बनी है ना। हमने कभी बाहर जाके लोगों के दूसरे देश में जाके घुस के नहीं सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जो सत्ता नहीं हटी थी हटी, राम मंदिर नहीं बन रहा था बना, तो बहुत कुछ है जो नहीं हुआ था और अब होगा। तो इस चीज पे मत जाइए, पर ये है कि मैं आज यहाँ से सिर्फ इतनी बात बोलती हूँ कि विपक्ष की भूमिका बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और किसी भी प्रदेश को, देश को चलाने में विपक्ष बहुत ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष वो होता है क्रिटिसाइज करने वाला। जब क्रिटिसाइज करने वाला नहीं साथ में होगा तो क्योंकि अपने आप में तो हम हमेशा कहेंगे, जो भी सत्ता में होगा वो कहेगा मैं तो करेक्ट हूँ, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका होती है वो ये बताते कि यहाँ पर आप करेक्ट नहीं, इसको ठीक कर लीजिए। तो इसलिए, लेकिन दुखद बात ये रही कि पूरे 5 सालों में ना कांग्रेस ना यूकेडी कोई भी सामने विपक्ष के तौर पे नहीं आया। किसी ने कभी काले झंडे नहीं दिखाए। जो आज ये कहते हैं ये नहीं हुआ, यहाँ कमी रह गई, अरे कमी रह गई थी तो उस समय आते जब आपको लग रहा था कमी रह गई थी तो आप मिलके साथ चलाते। सब जो विपक्ष होता है वो सत्ता भी चलाता है साथ में, क्योंकि वो सपोर्ट करता है इस बात में कि आप यहाँ गलत उसको ठीक करो। तो विपक्ष की भूमिका निभाई कहाँ? जब ये लोग तो सिर्फ वही है ना, मलाई चाटने के लिए नहीं बोला ना। तो जो सत्ता में हम लोग क्यों सड़कों पे जाए, क्योंकि मलाई तो ये चाहते हैं इनको ना समाज से देश से ना प्रदेश से लेना देना। 20 अप्रैल से लेकर आप कहाँ रहे? तो बाहर जाए, हम क्यों जाए? हम तो अपना जाके सोएंगे, अपना काम करेंगे, इलेक्शन के टाइम जागेंगे। तो इसको मानसिकता को दूर करिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा हो, अरे खड़े हो जाइए ना। तो फिर उसके बाद जब आप खड़े होंगे, जब आप चिल्लाएंगे, जब आप दुनिया के साथ खड़े होंगे, जिस आदमी के साथ गलत हुआ है तो लोग अपने आप ही आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसको तो राजनीति कहते हैं। बिल्कुल, समय की कमी है। संगीता जी, आपका भी मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी। कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। ये 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले होंगे, क्या कारण रहा होगा, जरा ये बता दीजिए। बस लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही, क्या वजह रही होगी कि 4 साल 3 महीने क्या वजह रही, जरा सा बता दीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत से सर लोग खुश नहीं थे। तीरथ सिंह रावत के तो बयानबाजियां इतनी ज्यादा थी कि पूछिए मत। कुछ ऐसी वजह रही होगी सीमा डोरा जी? उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी के तो चलिए अभी तो कोई दाग नहीं लगा। बताइए पहले, जो 4-4.25 साल त्रिवेंद्र रावत जी के, त्रिवेंद्र जी ने भी कभी कोई गलत काम नहीं किया। जिला विकास प्राधिकरण से लेकर तमाम भू अध्यादेश से लेकर जो उन्होंने किए और उनको निरस्त किया गया, तो क्या मतलब वो गलत थे सब? इन पर जरा सा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हमने तो कुछ नहीं किया। खैर, हम तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने उसकी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन हमने नहीं निभाई, लेकिन फिर भी क्यों बदले आपने 3? ये बता देती हूँ ना। मैं कौन सा पीछे हटूँ? आप जो पूछोगे उसके सारे जवाब दूंगी मैं। त्रिवेंद्र जी ने या तीरथ जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उनको ऐसे हटाना पड़े। प्रॉब्लम सिर्फ समाज में। आप कुछ नहीं किया, कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? चलिए ठीक है, समय की कमी है सर, अभी तो विस्तार से जवाब हम भी नहीं ले पाएंगे, समय की बहुत ज्यादा कमी है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में कल मतदान हो चुका है, अब सभी को नतीजों का इंतजार है। नतीजे आने से पहले चिंता की जो लकीरें हैं वो ये निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हैं वो बढ़ा रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है या फिर चुनाव के जो नतीजे हैं इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।